हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 2 को। और हमारे चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें हम लोग समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे जो यूरोप में देखने को मिला, किस प्रकार से उसका प्रचार होता है, प्रसार होता है, किस तरह से वो फैलता है। और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन अच्छे से पढ़ चुके हैं। और अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक हमारा क्या होगा। तो इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक होगा सोसाइटी ऑफ यूरोप। मतलब सबसे पहले हम लोग यूरोप के सोसाइटी को समझने का प्रयास करेंगे कि यूरोप का सोसाइटी कैसा है, समाज कैसा है, कैसा सोच है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यूरोप का जो सोसाइटी है वहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार की विचारधाराएँ हैं। मतलब जो ग्रुपिंग है लोगों का, 3 ग्रुप हम लोग देखेंगे जो अलग अलग ढंग से सोचते हैं किस चीज़ के विषय में। तो इकोनॉमी को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के इनका सोचना मानना अलग अलग है। जैसे पहला जो ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे वो लिबरल्स के बारे में पढ़ेंगे। लिबरल्स वैसे लोग हैं जो उदारवाद माने जाते हैं, जो उदारवादी होते हैं सोच को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, समाज को लेकर के, राजनीति को लेकर के, है ना। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो लिबरल्स के बारे में पढ़ेंगे। आजकल आप न्यूज़पेपर में या मीडिया में सुनते होंगे, इनको लिबरांडो भी बोला जाता है। दूसरा जो वर्ग है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो रेडिकल्स है। तो इनके भी हम लोग विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे कि रेडिकल्स का क्या मानना था, क्या सोचना था, उनका क्या दिशा दशा था। तो ये रेडिकल्स हो गए। और थर्ड ग्रुप जो इसी में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो थर्ड जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव्स क्या है, बेसिकली रूढ़िवादी लोग हैं। ठीक है, तो ये रूढ़िवादी जो लोग जो है इनका क्या सोच है, किस तरह से इनका दिशा है, हम इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक जो होगा जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे सोशलिज्म इन रसिया। तो रसा जो है वहाँ पर समाजवाद किस प्रकार से फैलता है, किस प्रकार से पनपता है, इसको भी हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो सोशलिज्म इन रसिया जो है हमारा सेकंड टॉपिक होगा। थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा वो रसिया से ही संबंधित है, जो कि टर्बुलेंट टाइम है। क्या है थर्ड टॉपिक? टर्बुलेंट टाइम। टर्बुलेंट टाइम वह उथल पुथल का दौर है जो वहाँ देखने को मिलता है। तो हम लोग देखेंगे, उन कारणों को टटोलने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण था जो ये टर्बुलेंट टाइम आता है, वहाँ पर उथल पुथल का दौर आता है जो 1905 के दरमियान आता है। तो इसको समझेंगे। जब टर्बुलेंट टाइम हम लोग देख लेंगे तो फोर्थ टॉपिक हमारा क्या होगा, हमारा फोर्थ टॉपिक होगा फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। फरवरी का जो रिवॉल्यूशन है वो हम लोग फिर देखेंगे। तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे जो पेट्रोग्राद में हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन देखेंगे और अक्टूबर के बाद जो चेंजेस देखने को मिलता है, चेंजेज आफ्टर अक्टूबर, मतलब अक्टूबर के बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा। और जब हम ये सब देख लेंगे तो लास्ट में हम लोग देखेंगे कलेक्टिविज्म। क्या देखेंगे लास्ट टॉपिक? कलेक्टिविज्म। जो इसमें हम लोग क्या समझते हैं, सामूहिकरण होता है। तो ये क्या है हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी टॉपिक हम लोगों को कवर करना है, इसलिए ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में आ सकता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला जो हम लोग चीज़ देखेंगे वो लिबरल्स के बारे में देखेंगे कि सोसाइटी में लिबरल्स कैसे थे। उससे पहले हम लोग चैप्टर में क्या दिया है थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो कह रहा है कि पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आप क्या देखे थे कि फ्रीडम का आइडिया, इक्वालिटी का आइडिया, लिबर्टी का आइडिया, ये सब फ्लो कर रहा था। कहाँ कर रहा था? सोसाइटीज़ में, कंट्रीज में, एक क्रॉस यूरोप। तो ये सब चीज़ हम लोग देख रहे थे कि फैल रहा था। यहाँ की इंडिया में भी ये विचार आने लगा था क्योंकि लोग आ जा रहे थे, माइग्रेशन तो हो रहा था पॉपुलेशन का, पढ़ने को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के, व्यापार के संदर्भ में भी लोग आ जा रहे थे, इसलिए विचार जो है फैल रहा था। आगे हम लोग क्या देखते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपेंड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के ढांचे को प्रभावित करने का प्रयास था या हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जरिए। केवल फ्रांस का ही नहीं, दुनिया के बाकी देश के भी पॉलिटिकल सिस्टम में या सोसाइटी के सोच में, है ना, प्रभाव डाला है फ्रांस की क्रांति, हम लोग देखे हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। मीन्स 18th सेंचुरी से पहले जो सोसाइटी था वो किस प्रकार से डिवाइडेड था, तो स्टेट्स और ऑर्डर्स में डिवाइडेड था। और बेसिकली इनको कंट्रोल कौन कर रहा था, तो एरिस्टोक्रेट्स कर रहे थे या चर्च कंट्रोल कर रहा था। मतलब कंट्रोल करने का मतलब क्या कि इकोनॉमिक और सोशल पावर को यही लोग
कंट्रोल कर रहे थे। कौन कर रहे थे? चर्च और एरिस्टोक्रेसी। लेकिन ये सारा चीज़ आप धीरे धीरे बदलते हुए देखेंगे तो क्या देखेंगे कि समाज में भी, यूरोप के समाज में लोगों का सोच बदला है। बहुत सारे ग्रुपिंग हुए हैं जिनका अर्थव्यवस्था को लेकर के, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के अलग अलग मत था। तो क्या था? तो नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। अब यूरोप में सारे लोग ऐसा नहीं थे जो चाहते थे कि पूर्ण रूप से बदलाव हो समाज में। रिस्पॉन्सेस वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेज वाज नेसेसरी बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट। कुछ लोग ऐसे थे जो चेंज तो चाहते थे लेकिन स्लो चेंज चाहते थे, धीमा सा, धीरे धीरे चेंज चाहते थे। टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। अब कुछ लोग ऐसे थे जो रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे सोसाइटी को। सम वेयर कंजर्वेटिव्स, अदर्स वेयर लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे थे जो कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे, कुछ लोग ऐसे थे जो लिबरल्स थे, उदारवादी थे, कुछ लोग रेडिकल्स थे। तो इस प्रकार से समाज में 3 वर्ग आप देखेंगे यूरोप के समाज में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं रेडिकल्स क्या थे, तो लिबरल्स क्या थे। तो हम लोग सबसे पहले लिबरल्स के बारे में देखेंगे। नाम से ही आपको पता है कि ये लोग लिबरल हैं, मतलब उदारवाद हैं। तो इनका क्या बेसिकली मानना है हम इसको समझेंगे। आप इसको पॉइंट वाइज नोट करते चलिए, क्योंकि आंसर में भी आप यही लिख सकते हैं, नोट्स मेकिंग में भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एज ए नेशन वे लोग क्या सोचते थे। तो वे लोग चाहते थे कि टॉलरेट किया जाए सारे रिलीजन को। लिबरल्स ऐसा नेशन चाहते थे, वांटेड अ नेशन दैट टॉलरेट, जो टॉलरेट कर सके ऑल रिलीजन को, सारे धर्मों को, मीन्स भेदभाव को, डिफरेंसेस को टॉलरेट करके चले। क्योंकि सारे धर्म में कुछ ना कुछ मान्यताएं, कुछ ना कुछ चीज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये लोग चाहते थे कि ये सारे डिफरेंसेस को क्या किया जा सके, टॉलरेट किया जा सके। इस प्रकार का व्यवस्था होना चाहिए। कौन चाहते थे? लिबरल्स चाहते। तो लिबरल्स का पहला पॉइंट आप समझ गए कि दे वांटेड अ नेशन दैट टॉलरेट ऑल रिलीजन, या डिफरेंसेस भी आप कह सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया लिबरल्स के बारे में। दूसरा पॉइंट आप लिबरल्स के बारे में क्या देखेंगे कि वे चाहते थे कि अनकंट्रोल्ड पावर जो है डायनेस्टीज का, वो लिमिट में रहे। मीन्स दे वांटेड, दे आप खुद से ऐड करेंगे, दे वांटेड टू लिमिट, वो लिमिट करना चाहते थे, मीन्स सीमित करना चाहते थे द अनकंट्रोल्ड पावर, अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टीज। आप इसको सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, पावर ऑफ डायनेस्टीज। आपको चैप्टर में भी ये पॉइंट हम दिखाएंगे, डायरेक्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी से, कहीं और से नहीं लिया गया है। तो ये सेकेंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आप क्या देखेंगे, जो लिबरल्स का मानना था, सोचना था, है ना, तो उनका नज़रिया था। तो तीसरा पॉइंट था कि दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ पीपल अगेंस्ट गवर्नमेंट। दे वांटेड, दे आप खुद से ऐड करेंगे, दे वांटेड टू सेफगार्ड। आप इसको नोट डाउन करते चलें, दे वांटेड टू सेफगार्ड, वो सुरक्षित रखना चाहते थे द राइट्स ऑफ पीपल अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगेंस्ट गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट के दायरे में भी वे लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते थे। ऐसा नहीं कि शासन अगर, सत्ता अगर निरंकुश हो गया तो वो लोगों के अधिकार का ही हनन करना शुरू कर दे। तो इसलिए ऐसा वो लोगों का मानना था। किनका? लिबरल्स का। फोर्थ पॉइंट जो लिबरल्स के बारे में हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि वे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट चाहते थे। दे वांटेड, दे अगेन आप ऐड करेंगे, दे वांटेड इलेक्टेड या रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट, माने चुनी हुई सरकार तो ये लोग चाहते थे। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन दे वी आर नॉट डेमोक्रेट्स, है ना। ये लोग वांटेड चाहते थे इलेक्टेड या रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट, लेकिन ये लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे। ये आयरनी है। दे वेयर नॉट डेमोक्रेट्स, दे वेयर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन ये लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे। अब डेमोक्रेट्स क्यों नहीं थे, इसके लिए हम लोग सिविक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, तो डेमोक्रेसी के फीचर्स को अच्छे से जानेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि क्यों नहीं थे। उस समय आपको हम क्लियर करेंगे। तो दे वे आर नॉट डेमोक्रेट्स। आप याद रखिएगा कि लिबरल्स डेमोक्रेट्स नहीं थे, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। अब सिक्स्थ पॉइंट जो लिबरल्स मानते थे, चाहते थे, इनका विचार था, वो क्या था कि दे डू नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स जो वोटिंग था सबके लिए हो,
इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, है ना। तो ऐसा ये लोग नहीं चाहते थे, एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का सोच था इन लोगों का, किनका, लिबरल्स का। तो अभी तक हम लोग लिबरल्स के बारे में देखे हैं कि लिबरल्स क्या सोचते थे, क्या मानते थे, उनका क्या विचारधारा था, है ना। तो ये हम लोग समझेंगे लिबरल्स के बारे में। लिबरल्स के बाद हम लोग किसके बारे में देखेंगे, तो लिबरल्स के बाद हम लोग देखेंगे रेडिकल्स के बारे में, कि रेडिकल्स का क्या मानना था, क्या सोच था इनका। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट होगा कि रेडिकल्स क्या सोचते थे, रेडिकल्स। तो रेडिकल्स के बारे में आप पहला देखेंगे कि वो चाहते थे कि बहुसंख्यक लोगों के द्वारा, बहुसंख्यक आबादी के द्वारा गवर्नमेंट फॉर्म की जाए। मीन्स दे वांटेड गवर्नमेंट formed by majority population, मीन्स बहुसंख्यक लोगों के द्वारा जो है सरकार का गठन हो, ऐसा रेडिकल्स का मानना था। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि वे अपोज करते थे लैंड ओनर्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, प्रिविलेज्ड क्लासेस का। दे अपोज्ड लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, और प्रिविलेज्ड क्लास मतलब जन्म से ही कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सुविधाएं, अधिकार, इनका विरोध करते थे ये लोग। कौन, रेडिकल्स। तो ये रेडिकल्स के बारे में सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि दे वेयर सपोर्टर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब थर्ड पॉइंट क्या है, ये भी एक आयरनी है कि ये लोग लैंड ओनर को, इंडस्ट्रियलिस्ट का, प्रिविलेज्ड क्लास का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दे वर सपोर्टर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्या कि इन लोगों के पास प्रॉपर्टी होगा तो फिर विरोध करेंगे तो कैसे होगा। लेकिन बट अपोज्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपोज कर रहे हैं किस चीज़ का, बट अपोज्ड। इसको हम लोग आगे देखेंगे। बट अपोज्ड, ये थर्ड पॉइंट का ही पार्ट होगा। बट अपोज्ड कंसंट्रेशन मतलब जो एक जगह संगठित हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स, कि कुछ लोगों के पास, गिने चुने लोगों के पास सारा प्रॉपर्टी हो जाए या बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाए, इसका विरोध ये करते थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोगों के पास, चुनिंदे लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति हो जाए, इस बात का विरोध ये लोग जरूर करते थे। तो ये जो हमारा था थर्ड पॉइंट था, किसके बारे में, रेडिकल्स के बारे में, कि रेडिकल्स का क्या मानना था, क्या सोच था। तो ये हम लोग रेडिकल्स के बारे में पढ़े। जो थर्ड हम लोग पढ़ेंगे वो किन के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव्स के बारे में। कंजर्वेटिव्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़िवादी, पौराणिक सोच रखने वाले लोग, इनको हम लोग कंजर्वेटिव्स कहते हैं। तो कंजर्वेटिव्स का क्या मानना था, तो कंजर्वेटिव्स का पहला चीज़ तो ये था कि वे अगेंस्ट थे, दे वेयर अगेंस्ट। कौन अगेंस्ट था, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव्स के बारे में, कि दे वर अगेंस्ट द लिबरल्स एंड रेडिकल्स। मीन्स लिबरल्स और रेडिकल्स के खिलाफ थे, मीन्स उनका जो मानना था उसके विरुद्ध, विपरीत इनका मानना था। अब क्या था, ये पहला पॉइंट हो गया कंजर्वेटिव्स के बारे में। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं कि ये लोग भी चेंज चाह रहे थे, क्योंकि देख रहे थे कि दौर बदल रहा है, ज़्यादातर लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, तो ये लोग भी परिवर्तन चाहते थे, लेकिन ग्रेजुअल चेंज चाहते थे। दे वांटेड, या आप लिख सकते हैं दे सपोर्टेड ग्रेजुअल चेंज। कौन ऐसा चाह रहे थे, कंजर्वेटिव्स ऐसा चाह रहे थे। तो कंजर्वेटिव्स के बारे में 2 पॉइंट्स आप देखें। अब हम लोग चैप्टर में देखते हैं कि क्या दिया है। तो चैप्टर में यही दिया है कि वन ऑफ द ग्रुप्स क्या थे, लिबरल्स थे। लिबरल्स वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, जो हम पहला पॉइंट लिखे हैं। दूसरा क्या है, वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड
डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन, मतलब भेदभाव करता था धर्म के आधार पर। यूरोपियन सोसाइटी जो था या यूरोपियन नेशंस जो थे, जैसे ब्रिटेन फेवर किसको करता था, चर्च ऑफ इंग्लैंड को। ऑस्ट्रिया और स्पेन जो था वो कैथोलिक चर्च को फॉलो करता था। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स, आप देखें यही चीज़ है। तो यहाँ तक जो पॉइंट ग्रीन कलर में किया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये किसके बारे में है, लिबरल्स के बारे में है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जिसमें से हम डिराइव करके पॉइंट आपको लिखाए हैं। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ है, एक दो पॉइंट ज़्यादा होगा इसमें। और हम लोग ये भी लिखे हैं कि दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये लिबरल्स के बारे में है जो जानकारी यहाँ पर दिया गया है चैप्टर में। वहीं सेकेंड जो पॉइंट हम लोग पढ़े, किसके बारे में पढ़े, रेडिकल्स के बारे में। तो रेडिकल्स के बारे में यहाँ पर है, ये जो येलो कलर का है ये रेडिकल्स के बारे में, कि रेडिकल्स का क्या मानना था। तो हम लोग पॉइंट वाइज लिख भी चुके हैं कि इन कंट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, आप देख सकते हैं। मेनी सपोर्टेड वीमेंस सफ्रोगेट मूवमेंट, मीन्स महिलाओं के मतदान को सपोर्ट करते थे। बहुत सारे रेडिकल्स ऐसे थे। जो भिन्नता है आपको देख रहे हैं लिबरल्स से और इनके, इस विचार में अंतर है। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। तो देख रहे हैं ये सारा चीज़ रेडिकल्स के बारे में चैप्टर में बताया गया, इसी में से आपको पॉइंट हम लिखाए हैं। और तीसरा जो है हमारा कंजर्वेटिव्स, उनके बारे में दिया गया है। ये कंजर्वेटिव्स के बारे में है, ये कंजर्वेटिव्स के बारे में है। तो आप नोट्स बना सकते हैं, खुद से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरिंग आइडियाज़ है अबाउट द सोसाइटल चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये जो है आप वैचारिक मतभेद देख रहे हैं आपस में। द वेरियस अटेम्प्ट एट रिवॉल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज, मतलब लगाम भी लगाया है, बढ़ावा भी दिया है इन पॉलिटिकल टेंडेंसीज को। आगे आप देखेंगे क्या कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज, कह रहा है दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वेयर साइन ऑफ ए न्यू टाइम, ये नए दौर की शुरुआत है या चिन्ह है जो बताता है कि नया दौर आने वाला है, शुरू हो गया है। इट वाज ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, इसमें आप सामाजिक और आर्थिक बदलाव भी देखेंगे इस क्षण में। इट वाज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप, नई शहरों का आप देखेंगे कि स्थापना हो रहा है, नए इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप कर रहे हैं, रेलवे एक्सपेंड कर रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ आप इस समय देखेंगे। तो बेसिकली आप क्या कहेंगे, ये सब किसका इम्पैक्ट है, तो ये सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट है। किसका इम्पैक्ट है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट है। तो अगर हम लोग लिखें पॉइंट वाइज कि इम्पैक्ट क्या है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या क्या इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट आप देखेंगे, पहला कि न्यू सिटीज इमर्ज्ड, नए शहर बसना शुरू हो गए, न्यू सिटीज इमर्ज्ड, आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। दूसरा क्या देखेंगे, इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हो गए, इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप्ड, ये दूसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट आप क्या देखेंगे, रेलवे का एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, मीन्स रेलवे का विस्तारीकरण हो रहा है, पटरियाँ बिछ रही हैं, इसको और बढ़ाया जा रहा है। तो ये इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, और इसी को आप कहेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी या सोशल चेंज के टॉपिक में ही ये आ रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रभाव यही पड़ रहा है कि शहरीकरण हो रहा है, मीन्स बड़े स्तर पर शहरों को फैलाया जा रहा है, नए नए शहरों की स्थापना की जा रही है, बसाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप कर रहे हैं, रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसके कारण कुछ प्रॉब्लम भी तो उत्पन्न होगा, हर सिक्के की दो पहलू होती है। तो उसी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम से राइज होंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या हो रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम आप देखेंगे कि मेन वीमेन चिल्ड्रेन वेर एम्प्लॉयड एट फैक्ट्री, मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन वेयर एम्प्लॉयड एट फैक्ट्री में मेन वीमेन चिल्ड्रेन को एम्प्लॉय किया जा रहा है, मीन्स उनको बहाल कर दिया जा रहा है। तो ये पहला पॉइंट देख रहे हैं। अब क्या है, पुअर वर्किंग पॉपुलेशन। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, पुअर वर्किंग पॉपुलेशन। तीसरा चीज़ क्या देखेंगे कि अभी कोई कंट्रोल रेगुलेशन नहीं है बहुत अच्छा ढंग से, स्ट्रक्चर्ड कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं होता है। तो पुअर वर्किंग पॉपुलेशन तो है, और इनका क्यों है, तो क्योंकि आप देखेंगे कि लो वेज है,
वेजेज कैसा है, लो है, लो वेजेज, कम भत्ता दिया जा रहा है, मेहनताना दिया जा रहा है। इसके साथ आप क्या समस्या देखेंगे कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स मीन्स काम करने का घंटा का कोई सीमा नहीं है, ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। तो ये सारा कुछ बेसिक समस्या है जो उभर के आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण, जो आप देखेंगे। तो क्या देख रहा है, कह रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्राउट मेन वीमेन चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज, मतलब बच्चों तक को, महिलाओं तक को, पुरुषों को भी फैक्ट्रीज में लाया जा रहा है। वर्क आवर्स वेयर ओफन लॉन्ग एंड वेजेज वेयर पुअर, है ना, काम करने का अवधि क्या है, बहुत लंबा है, लेकिन ये जो मजदूरी मिल रहा है वो क्या है, बहुत कम है। अनएम्प्लॉयमेंट भी है एक प्रॉब्लम, आप लिख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वाज ए प्रॉब्लम पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड, खासकर तब जब डिमांड घट जाता है, उस समय और लोगों को छटनी कर दी जा रही है। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वेयर ग्रोइंग रैपिडली, है ना, रहने का, साफ सफाई का, इन सब चीज़ों का समस्या था। ठीक है, तो ये सारा समस्या है जो इम्पैक्ट है किसका, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। तो सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो बन रहा है, उसका क्या समस्या है, तो आप ये प्रॉब्लम पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, ये आंसर हो गया इसका। तो आपको ये ध्यान रखना है, अभी जो पॉइंट्स लिखा है आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, एक दो पॉइंट आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। अब क्या होता है, समस्या तो है, अब समस्या का समाधान भी तो कोई करेगा। तो इस समस्या का समाधान करना कौन शुरू करता है, तो लिबरल्स और रेडिकल्स, लिबरल्स और रेडिकल्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो है इस समस्या का समाधान खोजने का शुरुआत करता है, मीन्स खोजने का प्रयास करता है। यहाँ पर दिया है लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इशूज, इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास लिबरल्स और रेडिकल्स करना चाहते हैं, इसलिए वो सर्च करना शुरू करते हैं कि क्या समाधान हो सकता है। तो सबसे पहला क्या चीज़ आप देखेंगे कि ये लोग आवाज़ उठाते हैं फॉर द कंसर्न ऑफ वर्कर्स। पहला काम जो लिबरल्स और रेडिकल्स क्या करेंगे, वो दे रेज्ड, वे क्या करते हैं, दे रेज्ड मीन्स आवाज़ उठाते हैं, दे रेज्ड वॉइस, आवाज़ उठाते हैं फॉर द कंसर्न्स ऑफ, फॉर द कंसर्न्स ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के लिए ये लोग आवाज़ उठाते हैं। अब क्या डिमांड रखते हैं ये लोग, आवाज़ तो उठा रहे हैं, तो आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या डिमांड रख रहे हैं, तो जो डिमांड रख रहे हैं, तो पहला डिमांड ये रख रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स को फ्रीडम मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ वर्कर्स, है ना। पहली मांग क्या है इनकी, फ्रीडम ऑफ वर्कर्स, डिमांड क्या है इनका पहला, फ्रीडम ऑफ वर्कर्स। दूसरा चीज़ आप क्या देखेंगे कि दोज विथ मनी शुड बी अलाउड टू वर्क विदाउट रिस्ट्रेंट, दोज विथ मनी शुड, आप पॉइंट्स को नोट करते चलिए, शुड बी अलाउड, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, शुड बी अलाउड टू वर्क विदाउट रिस्ट्रेंट। तो ये दूसरा डिमांड आप देख रहे हैं किसका है, लिबरल्स और रेडिकल्स का है। क्यों है, क्योंकि ये वर्कर्स के लिए आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, तो वर्कर्स के लिए आवाज़ उठाते हैं तो वो क्या डिमांड रखते हैं, तो पहला कि फ्रीडम ऑफ वर्कर्स होना चाहिए, दूसरा क्या, दोज विथ मनी शुड बी अलाउड टू वर्क विदाउट रिस्ट्रेंट। तो ये सारे जो डिमांड्स हैं किसके किनके हैं, तो रेडिकल्स के हैं और लिबरल्स के हैं। तो आप यहाँ पर बुक में क्या देखेंगे, तो बुक में आप यही देख सकते हैं चैप्टर में कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड इफ़ द पुअर कुड लेबर एंड दोज with capital could operate without restraint, they believe that society would develop। तो सोसाइटी क्या होगा, डेवलप होगा। तो ये किसका मानना है, लिबरल्स और रेडिकल्स का मानना है। मेनी वर्किंग मेन एंड वीमेन हु वांटेड चेंजेज इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल्स एंड रेडिकल्स ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। मतलब बहुत सारी महिलाएं, पुरुष जो चाहते थे कि ये चेंज, ये इनका डायरेक्शन सही है, किनका, लिबरल्स का और रेडिकल्स का डायरेक्शन सही है, और वो पुरुष महिलाएं चाहती हैं कि बदलाव आए, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इनके पीछे पीछे रैली करना शुरू करते हैं। किनके पीछे, लिबरल्स और रेडिकल्स के पीछे। कह रहा है सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवॉल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। कह रहा है इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रसा दे बिकेम रिवॉल्यूशनरीज, है ना, मीन्स रिवॉल्यूशन, आंदोलनजीवी बन गए ये लोग। एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स, और ये लोग जो मोनार्क है, जो किंगडम है, जो किंग है, जो डायनेस्टी है, उसको ख़त्म करना इनका लक्ष्य बन गया, उनको गद्दी से हटाना, उनका सत्ता ख़त्म करना। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स, मतलब ऐसा देश का कल्पना कर रहे थे जहाँ सभी सिटीजन को, सभी नागरिकों को इक्वल राइट्स मिले। कह रहा है आफ्टर 1815 गिसेप मैजिनी एन इटालियन नेशनलिस्ट कॉन्स्पायर्ड विथ अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। मतलब 1815 के बाद मैजिनी के बारे में कह रहा है कि एक इटालियन नेशनलिस्ट था, देशभक्त था इटालियन, जो इस सब के पीछे षड्यंत्र रच रहा था या सोच रहा था, एक साजिश बना रहा था,
एक रणनीति बना रहा था कि किस प्रकार से इन सारे गोल्स को अचीव किया जा सके। कहाँ? इटली में। और इंडिया के भी जो देशभक्त थे वे लोग इसके राइटिंग्स को पढ़ते थे, मीन्स इसके द्वारा लिखे गए चीज़ों को। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं। अब आगे आप क्या देखेंगे? अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में सोशलिज्म किस प्रकार से आता है। कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। तो इससे पहले हमको समझना होगा कि सोशलिज्म है क्या। तो सोशलिज्म कुछ नहीं है, एक इकोनॉमिक थियरी है। क्या है? इकोनॉमिक थियरी है। सोशलिज्म क्या है? एक इकोनॉमिक थियरी है, मीन्स आर्थिक नीति है, इकोनॉमिक थियरी है। इस इकोनॉमिक थियरी के तहत क्या माना जाता है? ये माना जाता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, क्या चीज़ माना जाता है? कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक थियरी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन का जो साधन है, प्रोडक्शन, इज ओन्ड बाय सोसाइटी, इज ओन्ड बाय सोसाइटी, इज ओन्ड बाय सोसाइटी। मीन्स सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म एक इकोनॉमिक थियरी है जिसमें जो प्रोडक्शन के, उत्पादन के जो भी साधन हैं वो किसके द्वारा ओन किया जाता है, उस पर मालिकाना अधिकार किसका होता है? तो सोसाइटी का होता है, मीन्स समाज का होता है, लोगों का होता है। कोई भी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करने का प्रयास है ये, कोई भी इंडिविजुअल का ख़त्म करने का प्रयास है। तो यही सोशलिज्म है। तो किस प्रकार से आप सोशलिज्म के एंट्री को देखते हैं यूरोप में, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। किन के बारे में पढ़ना है? 3 थिंकर्स के बारे में जो हम लोग देखेंगे। तो वो 3 थिंकर्स क्या हैं? तो पहला है रॉबर्ट ओवेन, देख सकते हैं यहाँ पर आप इसको नोट्स बना लीजिए। 3 थिंकर्स आप लिख दीजिएगा, थिंकर्स लिख दीजिएगा और इस प्रकार से लाइनिंग कर दीजिएगा 1 2 3 और नाम लिखिएगा। हम नाम बोलते जा रहे हैं। पहला नाम क्या है? रॉबर्ट ओवेन। अब ये टेनियर इनका क्या है ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्या चाह रहे थे? ये ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर साउट टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी, मतलब ये एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते थे जिसको क्या कहा जाता था? न्यू हारमोनी इन इंडियाना, न्यू हारमोनी इन इंडियाना। मतलब एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्ड करना चाहते थे जिसको न्यू हारमोनी इन इंडियाना भी कहा जाता था, यूएसए। तो रॉबर्ट ओवेन का अब यही योगदान आप बस याद रखेंगे। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? लुइस ब्लैंक। लुइस ब्लैंक के बारे में हम लोग याद रखेंगे। ये क्या चाहते थे? वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज। मतलब ये चाहते थे कि गवर्नमेंट इनकरेज करे कोऑपरेटिव को और ये कैपिटलिस्ट को रिप्लेस करना चाहते थे, कैपिटलिस्ट को रिप्लेस करना चाहते थे। ऐसा कौन चाहता था? लुइस ब्लैंक चाहते थे। तीसरा आप क्या देखेंगे? ये फ्रांस के थे। तीसरा आप देखेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में या फ्रेडरिक इंगल्स के बारे में। तो इनका क्या विचार था? ये क्लासलेस सोसाइटी का बेसिकली इमेजिनेशन करते थे, वकालत करते थे। क्लासलेस सोसाइटी का, क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे। कौन? कार्ल मार्क्स या फ्रेडरिक इंगल्स। अब क्लासलेस सोसाइटी में क्या होगा? 2 ही वर्ग होगा, एक रूलर्स और दूसरा वैसे लोग जो रूल्ड किए जा रहे हैं। पहला क्या हो जाएगा? क्लासलेस सोसाइटी में रूलर्स हो जाएगा जो शासक वर्ग है और दूसरा रूल्ड मीन्स कॉमन पीपल, आप कह सकते हैं कॉमन पीपल जिन पर शासन किया जा रहा है। ओके, तो ये किसका मानना था? कार्ल मार्क्स का मानना था। या आगे आप ये भी कह सकते हैं कि मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। मतलब मार्क्स के सिद्धांत में आप ये भी ऐड कर दीजिए कि मार्क्स एक ऐसा सोसाइटी चाह रहा था जहाँ सारे प्रॉपर्टी पर किसका कंट्रोल हो? सोसाइटी का कंट्रोल हो। जहाँ पे सारे प्रॉपर्टी पर किसका कंट्रोल हो? सोसाइटी का कंट्रोल हो। तो आगे आप क्या देखेंगे? ए कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। मतलब इन लोगों के नज़रिए से कम्युनिस्ट सोसाइटी ही क्या था? जो नेचुरल सोसाइटी था, भविष्य का बने आने वाला था। तो ये आप 3 थिंकर्स के बारे में देख रहे हैं जो अपना अपना विचार वक्तव्य रखते हैं, है ना, किन विचारधाराओं की वकालत करते हैं, इसके बारे में आप देखे हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी आप 3 थिंकर्स का नाम देखे थे, फिलोसफर्स का नाम देखे थे, यहाँ भी आप देख रहे हैं, तो इसको याद रखना है। सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म, अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आइडिया ऑफ सोशलिज्म किस प्रकार से स्प्रेड करता है, फैलता है कैसे। अब
सोशलिज्म को लेकर के क्या थॉट है आप तो देख लिए, 3 थिंकर्स थे जो, अब थिंकर्स जो हैं, जो बड़े लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन्हीं को तो सोसाइटी फॉलो करता है, उन्हीं के लिखे हुए वक्तव्य को लोग पढ़ता है, फॉलो करता है, आइडियोलाइज करता है। तो ये सोसाइटी का क्या क्या शेप हो सकता है, सोशलिज्म का क्या क्या शेप हो सकता है, सोशलिज्म क्या है, इसको तो हम लोग समझ चुके हैं कि सोशलिज्म के डेफिनेशन को हम लोग समझें कि एक प्रकार का इकोनॉमिक थियरी है, इसके बारे में क्या क्या थॉट्स प्रोपागेट किए गए, तो वो चीज़ हम लोग समझ लिए। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये फैलता कैसे है, हाउ आइडिया ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड इन यूरोप। तो क्या होता है कि सपोर्ट करने के लिए इस आइडिया ऑफ सोशलिज्म को, टू सपोर्ट आइडिया ऑफ सोशलिज्म, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जाता है जिसका नाम क्या होता है, सेकेंड इंटरनेशनल। जिसका नाम क्या होता है, सेकेंड इंटरनेशनल। ये सेकेंड इंटरनेशनल क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये, ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है टू सपोर्ट द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, टू सपोर्ट द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। मीन्स सोशलिज्म के आइडिया को सपोर्ट करना या उसको फैलाना, यही इसका मिशन है। सोशलिज्म किसका मिशन है, सेकेंड इंटरनेशनल का मिशन है। सेकेंड इंटरनेशनल क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड इंटरनेशनल क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप समझ गए सेकेंड इंटरनेशनल क्यों गठित किया गया है, इसका क्या फंक्शन है, क्या काम है। आगे हम लोग देखेंगे पार्टीज हैविंग सोशलिस्टिक आइडियाज स्टार्टेड टू फॉर्म। मतलब अब आप क्या देखेंगे कि बहुत सारी पार्टीज हैं जो जिनका गठन होना शुरू हो गया, जिनका फॉर्मेशन शुरू हो गया। और ये क्या है पार्टी में खासियत कि ये सोशलिस्ट आइडिया वाले हैं। पार्टीज हैविंग सोशलिस्टिक आइडियाज मीन्स समाजवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टीज का गठन आप देखेंगे, सोशलिस्टिक आइडियाज। तो कौन कौन सी पार्टियां हैं, तो आप पहला देखेंगे यहाँ पे सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। ब्रिटेन में भी आप देखेंगे कि लेबर पार्टी जो है ब्रिटेन में, ये सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो ये सब जो है पॉलिटिकल पार्टी नया गठन होना शुरू हो गया यूरोप में, अलग अलग देशों में। जैसे लेबर पार्टी कहाँ की है, तो ब्रिटेन की है। तो आप इसको लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं। लेबर पार्टी कहाँ बनता है, लेबर पार्टी अभी भी आप नाम सुने होंगे। लेबर पार्टी कहाँ है, कहाँ की पार्टी है, तो यूके की है। अब इस पार्टी का विचारधारा क्या है, ये सोशलिस्ट पार्टी है। दूसरा क्या है, सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। फ्रांस में भी एक सोशलिस्ट पार्टी खुलता है। मीन्स एक ये ऐसा पार्टी है जो किस विचारधारा को फैलाने का काम कर रहा है, सोशलिज्म को फैलाने का काम कर रहा है। इस सोशलिज्म के आधार पर ये पार्टी का गठन हुआ है। तीसरा आप देखेंगे सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी भी का गठन आप देखते हैं जो जर्मनी में हो रहा है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका भी काम क्या है, ये सोशलिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं किसके बारे में कि किस प्रकार से सोशलिज्म को स्प्रेड करने का काम किया जा रहा है। कहाँ स्प्रेड करने का काम किया जा रहा है, तो यूरोप में स्प्रेड करने का काम किया जा रहा है। सोशलिज्म क्या है आप इसको भी समझ चुके हैं आप आगे। लेकिन एक विडंबना ये है कि आप देखेंगे कि टिल 1914 मीन्स 1914 तक, टिल 1914 आप क्या देखते हैं, नो सोशलिस्ट पार्टी वेर एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट इन यूरोप। नो सोशलिस्ट पार्टी till 1914, no socialist party were able to form government in Europe। कोई भी सोशलिस्ट पार्टी जो है सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाती है। कब तक, 1914 तक। वे आर एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट इन यूरोप। मीन्स कोई भी सोशलिस्ट पार्टी सक्सेस नहीं कर पा रही है यूरोप में। क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि यह विचार अभी पूर्ण रूप से फैला नहीं है, लोगों का इसमें विश्वास नहीं जागृत हुआ है। तो आप देखेंगे 1914 तक कोई भी सोशलिस्ट पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रही है। आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो रशियन रिवॉल्यूशन होगा। आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, रशियन रिवॉल्यूशन। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए ताकि आप आने वाले नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकें और रशियन रिवॉल्यूशन टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे। रशियन रिवॉल्यूशन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा रशियन रिवॉल्यूशन पर होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होगा, रशियन रिवॉल्यूशन पर होगा। तो थैंक यू।